दोस्तों आप सभी ने पर्ल कल्चर यानी मोती के खेती के बारे में तो सुना ही होगा। मोती जिसे आज दुनिया भर में बड़े पैमाने पर आभूषण बनाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यह बाजार में काफी ऊंचे दामों पर बेचा जाता है। एक मोती की एवरेज कीमत 600 से 1000 रुपयों तक होती है। यह मोती उजले, पीले, भूरे और क्रीम कलर जैसे कई रंगों के हो सकते हैं, जिसके कारण लोगों के बीच आभूषण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भारी पैमाने पर किया जाता है। भारत में भी कृषि के प्रति जब से लोग जागरूक हुए तब से यहाँ भी मोती की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि मोती जिस जीव से प्राप्त होता है उसे सीप कहा जाता है। सीप मोलस्क वर्ग के जीवों में आते हैं, जिसके अंदर ओयस्टर, क्लम्स, स्नेल्स, स्क्विड, ऑक्टोपस जैसी कई प्रजातियां शामिल है। सीप समुद्र के खारे पानी से लेकर नदी और तालाब के मीठे पानी में पाए जाते हैं। दुनिया भर में सीप की कई प्रजातियां शामिल है और दुनिया भर के कई देशों में सीप को भोजन के रूप में बड़े चाव से खाया जाता है। आज की इस वीडियो में हम इसी के जीवन चक्र की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसी के साथ ही हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे और क्यों सीप के शरीर में मोती का विकास होता है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको बता दें कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों मोती बनने की प्रक्रिया की शुरुआत एक सीप के जीवन के साथ शुरू होती है, जिसमें मादा के द्वारा अंडों को पानी में रिलीज किया जाता है। इन अंडों को नर अपने स्पर्म से फर्टिलाइज करने का काम करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अंडों को फर्टिलाइज करने का यह सारा काम खुले पानी में ही होता है। मादा के द्वारा दिए गए यह अंडे इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। दोस्तों फर्टिलाइज हुए इन अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में 6 से 10 घंटों का समय लग जाता है, जिसके बाद इन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। यह लार्वा पानी के बहाव के साथ ही एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं और पानी में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों सीप का यह लार्वा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यानी कि इन लार्वा को माइक्रोस्कोप के बिना नहीं देखा जा सकता है। जन्म लेने वाले इस लार्वा का शरीर कोमल होता है और इसका कवच अभी कमजोर होता है, लेकिन सीप के इस लार्वे के शरीर पर एक ठोस कवच को विकसित होने में लगभग 24 घंटों का समय लग जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि सीप के यह लार्वा अपने लार्वल स्टेज में 20 दिनों तक रहते हैं, जिस दौरान यह फाइटोप्लैंक्टन्स और अलगी जैसे चीजों को खाते हैं, अपने पैरों की मदद से पानी में तैरते हैं और विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। और लगभग 20 दिनों के बाद यह लार्वा विकसित होकर एक सीप के रूप में दिखाई देने लगते हैं। इसके शरीर अब पहले से मजबूत और इसके कवच कठोर हो जाते हैं। यह जुवेनाइल सीप अब पानी के बहाव के साथ आसानी से मूव नहीं करते और यहीं से शुरू होता है एक सीप के वयस्क होने का सफर, जिसकी शुरुआत जुवेनाइल सीप के द्वारा इसकी कम्युनिटी के तलाश की प्रक्रिया के साथ शुरू होती है। दोस्तों दरअसल सीप की अधिकांश प्रजातियां अपने समुदाय के साथ ही रहती है, इसीलिए यह जुवेनाइल सीप अपने समुदाय की तलाश कर खुद को जमीन की तलहटी से जोड़ लेते हैं। यह सीप अब सालों तक अपने समुदाय के साथ पानी में एक ही स्थान पर रहते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स और अलगी को अपने भोजन के रूप में खाते हैं और अपने विकास की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। दोस्तों यहाँ एक सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे एक सीप बिना हिले डुले सालों तक एक ही स्थान पर रहते हैं। दोस्तों इसका जवाब है मसल जैसे जीवों के शरीर से निकलने वाला यह धागा जैसा पदार्थ, जो कि एक सीप को सालों तक एक ही स्थान पर टिका कर रखता है। असल में यह एक जेली पदार्थ होता है जो कि मसल के पैरों से निकलता है, जिसे वह पत्थर से चिपकाकर खुद को एक ही स्थान पर टिका कर रखते हैं। जबकि वेस्टर जैसी प्रजातियां जुवेनाइल स्टेज में पहुंचने के बाद वह खुद को अपने ही वेस्टर समुदाय के पुराने शेल से चिपका लेती है और विकास की प्रक्रिया में लग जाती है। दोस्तों वेस्टर इसी तरह एक दूसरे से जुड़कर वेस्टर रीफ का निर्माण करते हैं, जो कि कई जीवों को आश्रय देने का काम करते हैं, जैसे कि सी एनीमोन, फिश, श्रिम्प जैसे जीव जो कि इसी रीफ में रहते हैं। लेकिन दोस्तों क्लम सीप की एक ऐसी प्रजाति है जो कि तैर सकती है। यह अपने सेल में पानी को भरकर अंदर से बाहर की ओर धकेलकर तैर सकती है। दोस्तों इन सीप को जुवेनाइल से एडल्ट होने में लगभग 1 साल का समय लग जाता है। यह प्रत्येक वर्ष केवल कुछ इंच तक ही बड़े होते हैं और अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर यह 60 से 70 सालों तक जीवित रह सकते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि सीप अपने विभिन्न प्रजातियों के आधार पर लाखों अंडे देती है, लेकिन इनके लाखों अंडों में से केवल कुछ अंडे ही एडल्ट स्टेज तक पहुँच पाते हैं। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह सीप कैसे मोती का निर्माण करते हैं, लेकिन इसे जानने से पहले हमें एक सीप के शरीर की बनावट को समझना होगा। दरअसल एक सीप यानी कि वेस्टर, मसल, क्लम जैसी प्रजातियां, इन सभी का बाहरी कवच एक ही केमिकल कंपाउंड से बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है पर्ल। मोती किसी कंक्रीट से कई गुना हल्का होता है, जबकि यह कंक्रीट की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत होता है। यह पर्ल यानी कि मोती किसी भी सीप के शरीर में सीप के बचाव के रूप में विकसित होता है। अगर यह मोती या यूं कहें कि कैल्शियम कार्बोनेट अगर किसी
सिप के शरीर में विकसित न हुआ तो शायद उस सिप की जान चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह सच है। दरअसल जब कोई पैरासाइट यानी कि परजीवी किसी सिप के शरीर में चले जाते हैं, तब सिप उस परजीवी से अपना बचाव करने के लिए उस परजीवी के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत को बनाना शुरू कर देता है, जो कि बीतते हुए महीनों और सालों के साथ बड़ा होता चला जाता है और वह परजीवी इसी कैल्शियम कार्बोनेट के भीतर फंसकर मर जाता है। और कुछ इस प्रकार से निर्माण होता है एक मोती का, जो कि सिप के उम्र और प्रजातियों के आधार पर भिन्न भिन्न रंगों और आकार के होते हैं। दोस्तों, आज बाजार में मिलने वाला मोती का उत्पादन जिन सिप को पाल कर किया जाता है, उसके भीतर सर्जरी कर परजीवी को डाला जाता है। सिप के भीतर डाले गए इन्हीं परजीवी पर सिप कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत को बनाता है, जो कि बाद में एक मोती के रूप में विकसित हो जाता है। दोस्तों, इन्हीं सिप के सर्जरी के दौरान अलग अलग आकार के परजीवी को डालकर विभिन्न आकार और मूर्तिनुमा मोती को प्राप्त किया जाता है, जिसे बाजार में बेचकर काफी मुनाफा कमाया जाता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।